स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना वोट डाला है। सीएम गहलोत ने तीनों सीटों पर जीत का दावा किया। सीएम ने कहा कि जादुई आंकड़ा हमारे पास है और हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। ऐसे में तीनों सीटों पर जीत पक्की है। वहीं उन्होंने बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग परंपरा पर भी जमकर निशाना साधा है। वहीं हरियाणा में भी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में विधानसभा परिसर में मतदान की प्रक्रिया का आगाज हुआ। कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। 2 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटिंग शाम 4 बजे तक होगी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। आजाद प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा जीत दर्ज करेंगे। ऐसा दावा रणजीत चौटाला की तरफ से नतीजों से पहले किया गया है। हरियाणा में भी आपको बताएं कि 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। हालांकि चुनाव बेहद ज्यादा दिलचस्प है। 2 सीटों के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो बेहद ज्यादा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताएं कि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो किस तरीके से अपने नेताओं को, विधायकों को बचाने की कोशिश करे। और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी कहा कि दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। आजाद प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा जीत दर्ज करेंगे और ऐसा दावा रणजीत चौटाला की तरफ से नतीजों से पहले ही किया गया है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख अलग अलग मामलों में जेल में हैं। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को वोटिंग करने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख अभी दोषी साबित नहीं हुए हैं। देखिए, उनको पूरा अधिकार है। नवाब मलिक तो आज भी कैबिनेट मंत्री है, अनिल देशमुख भी विधायक है। दोनों विधायक को अधिकार है कि विधानसभा में आकर अपना वोट कास्ट करें। संविधान ने उनको अधिकार दिया है। उसने कोई मर्डर नहीं किया है या हत्या नहीं की है। अब तक उनको कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, चल रहा है पूरा मैटर। फिर भी अगर उनको रोका गया है, उसका मतलब है कि किस दबाव के नीचे केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने धर्मांतरण कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में बने धर्मांतरण कानून को बनाना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में यदि धर्मांतरण होता है तो संविधान की भावना और प्रावधानों के खिलाफ है। और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन करे, उस पर प्रहार है। कांग्रेस के शासनकाल में भी 6 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया था, जिसमें एक अरुणाचल भी राज्य है। तो मुझे लगता है कि देश का कोई भी ऐसा हिस्सा न हो जहां पर धर्मांतरण को स्वच्छंदता पूर्वक करने की अनुमति दी जाए। संविधान की प्रावधानों के तहत यह कानून बनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। देखिए, देश से बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धन और मस्तिष्क का उपयोग भारत में अस्थिरता फैलाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कर रहे हैं। लेकिन भारत की 130 करोड़ जनता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। ऐसी सभी ताकतों को आपने देखा कि हमने कानपुर के दंगा में जो लोग भी शामिल थे, उसको सरकार ने निस्ताबूद करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ा। त्वरित गति से और कम समय में उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी ताकतों को आइसोलेट करना चाहिए और जिस भी समुदाय में
वे ताकतें विद्यमान हैं जो समाज के भीतर समाज को चलनी बना देना चाहती हैं। उन ताकतों को हमें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें एक तरह से उन पर एक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अपने सभी सदस्य देशों से अपेक्षा रखता है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति विशेष सुरक्षा की भावना और संरक्षण और अवसर दिया जाए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वे गुजरात को कई सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत के कदम मजबूत करते नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इनस्पेस मुख्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही वो नक्सारी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 1,30,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की गई है। धार्मिक स्थलों पर लगे इन लाउडस्पीकरों को या तो उतार दिया गया है या फिर उनकी ध्वनि को नियंत्रित किया गया है। धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकरों को स्कूलों और पब्लिक इंटरेस्ट सिस्टम के लिए सौंपा गया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अभियान के दौरान कई धार्मिक स्थलों से 72,509 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। 56,558 लाउडस्पीकरों की ध्वनि को नियंत्रित किया गया है। तो वहीं बयान के अनुसार उतारे गए लाउडस्पीकरों में 13,145 लाउडस्पीकरों को सुबह की प्रार्थना सभा के लिए स्कूलों को सौंपा गया। साथ ही साथ 1,583 लाउडस्पीकरों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए दिया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए केस मिले हैं। कल की तुलना में देश में 4.8% ज्यादा केस मिले और अब तक भारत में कोरोना वायरस के 4,32,05,106 मामले सामने आ चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में सामने आए। वहीं 5 सबसे संक्रमित राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2813, केरल में 2193, दिल्ली में 622, कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 384 केस मिले थे। वहीं देश में मिले कुल केसों में से 85% इन्हीं 5 राज्यों में से केस सामने आए, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 37.09% केस मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसके एक दिन पहले सिर्फ 8 लोगों की ही मौत हुई थी। भारत में महामारी से अब तक 5,24,747 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन रेलवे को देश के आम लोगों के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। देश में अब जगह जगह पर एयरपोर्ट बन चुके हैं। ऐसे में फ्लाइट की व्यवस्था बेहद अच्छी हो गई है, लेकिन आज भी देश का मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करता है। हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से सफर कर अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचते हैं। रेलवे को आम लोगों की जिंदगी की लाइफलाइन माना जाता है। यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे नई सुविधा पर रोज काम करता है, लेकिन कई बार अलग अलग वजह से ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट या फिर रीशेड्यूल करना पड़ता है। IRCTC की वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार आज कुल 141 ट्रेनों को रद्द किया गया, वहीं कुल 12 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। वहीं कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की आज पहली नमाज है और ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है।
कानपुर में धारा 144 लागू की गई है। कानपुर समेत कई शहरों में जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं। जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन कैमरों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाके की निगरानी रखी जा रही है। जुमे की नमाज से पहले कल पुलिस ने सीनियर अधिकारियों ने उन इलाकों में फ्लैग मार्च किया जहां पर 3 जून को हिंसा हुई थी। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग को लेकर माहौल पहले से ही काफी गर्म है और वहीं अब सांप्रदायिक तनाव देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले के भद्रवाह शहर में फ्लैग मार्च करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया। अब प्रशासन ने भद्रवाह समेत किश्तवाड़ा, डोडा और रामबन में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव आयोग ने देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान इसी को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दिल्ली में ही हो पाएगा। दिल्ली के अलावा कहीं और जगह नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया 24 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। सभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में they are not form of part of the electoral college and therefore they are not entitled to vote. Similarly, members of the legislative councils are also not electors for the president election. Article 55(3) of the Constitution provides that election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot in the ballot paper to be valid। और अगर किसी वोटर ने प्रथम चॉइस नहीं दी और बाकी चॉइस दी तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा। एक दूसरी विशेष बात है कि वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन प्रोवाइड करेगा। यह पेन पहले से ही एआरओस के पास रहेंगे और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र में वोटर्स को मत पत्र सौंपते समय दिए जाएंगे। सो दे हैव टू वोट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर पेन। इफ किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द आरओज once from the Lok Sabha and second time from the Rajya Sabha. So this time Secretary General Rajya Sabha will be appointed as the returning officer for the present election, taken in Parliament House and in the premises of the state legislative assemblies, including the legislative assemblies of NCT of Delhi and Puducherry. And the rule provides where legislative assembly meets for transaction of business. So this is what is provided in the rule itself. And the polling is required, if required, shall take place in these places. And the list of these polling stations इस सभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अमेरिकी जनरल फ्लिन के चीन की आक्रामकता के बयान पर कहा कि हमने इस बारे में रिपोर्ट देखी है। हालांकि जनरल फ्लिन के बयान पर हम कुछ नहीं कहना चाहते।
हम पहले भी ये कह चुके हैं और फिर दोहराना चाहते हैं कि भारत चीनी पक्ष की तरफ से हमारे सीमावर्ती इलाकों में किए जा रहे ढांचागत निर्माण की सावधानी पूर्वक निगरानी करता है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र और अधिक दूरी वाले इलाकों में बनाए जा रहे ढांचागत निर्माण शामिल है। भारत सरकार अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए बल्कि क्षेत्रीय विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बुनियादी ढांचे का विकास करता है। Takes all adequate and appropriate measures to safeguard territorial integrity and sovereignty, as the developments in recent years have clearly demonstrated. Government of India has taken various measures in recent years to develop infrastructure along the border areas to not only meet India's strategic and security requirements, but also facilitate the economic development of these areas. Let me also add here, as far as the current situation is concerned, as you are aware, we have maintained continuous communication with the Chinese side, both through diplomatic and military channels. There have been 15 rounds of senior commanders meetings, 10 rounds of the meetings of the WMCC. We have also had communication level of the foreign minister, defense ministers, and the NSA and his counterpart. This has led to some progress as both sides have successfully disengaged in a number of areas along the LAC in eastern Ladakh. We will maintain our dialogue with the Chinese side to resolve the remaining issues. The two sides have also agreed to hold another round of senior commanders meeting as decided in the last week's meeting of the WMCC. It's our expectation that in these talks the Chinese side will work with the Indian side to reach a mutually acceptable solution for the remaining issues, given that both sides also agree that the prolongation of the existing situation is not in the interest of either side or overall relations. We have always maintained that restoration of normalcy will obviously require restoration of peace and tranquility along the LAC, which had been disturbed by the Chinese actions in 2020. It takes all adequate and appropriate measures. चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं गोरखपुर में आज सीएम योगी आपको बताएं कि क्षेत्रीय बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण करेंगे, जिनके साथ जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये 5 मंजिला कार्यालय सभी तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा। कार्यालय के भवन में लिफ्ट की सुविधा भी है। इस अवसर पर गरीब कल्याण मेला का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें लिफ्ट और कैंटीन की सुविधा की गई है। आपको बता दें कि आज यूपी के 8 जिलों में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन होगा, जिसमें रायबरेली, कुशीनगर, जौनपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या, नोएडा, बागपत में नव निर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आपको बताएं कि गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर आज क्षेत्रीय बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन समारोह रखा गया है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे और कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, इसका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि गरीब कल्याण मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। तो बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम का जो आयोजन है आज गोरखपुर में किया गया है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गोरखपुर में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस पर गोरखपुर से हमारे सहयोगी अमर राय लाइव जुड़ गए हैं। जी अमर, जिस तरीके से आज गोरखपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? मैम, यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी सौगात आज प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिया जाएगा। और यहाँ पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सभी लोग आज मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो राज्यसभा के जो नवनिर्मित जो अध्यक्ष है वो भी सभी आज सम्मिलित रहेंगे इस तस्वीर में। और आज आपने भव्य बिल्डिंग है जो कि बीजेपी का
क्षेत्रीय कार्यालय है, आज इसी का उद्घाटन होना है। यहाँ तक कि आज इसको मिलाकर के 9 और जगह पे भी आज क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना है, जिसका अन्य जिला क्षेत्रीय कार्यालयों का भी उद्घाटन आज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अबर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बताया जिस तरीके से गोरखपुर में आज भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे, इनके अलावा जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा आपको बताएं कि गरीब कल्याण मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें ये लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि आज हो सकता है कि सीएम योगी गोरखपुर वासियों के लिए कई सौगात दें। हालांकि आपको बताएं कि जो 5 मंजिला इमारत कार्यालय बीजेपी का जो बनाया गया है, ताकि जनता अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को नेताओं के सामने रख सके और नेताओं को कोई दिक्कत किसी तरह की ना आए, इसीलिए सभी तकनीकी सुविधाओं से लैस इस कार्यालय को बनाया गया है। लिफ्ट से लेकर वाईफाई की सेवा भी बीजेपी कार्यालय में दी गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर में किसानों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को संबोधित करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जेवर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। किसानों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के नाम पर जमीन अधिग्रहण कर जिन किसानों को दूसरी जगह स्थापित किया गया, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जेवर में होने वाली महापंचायत को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत जो है जेवर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जो है जेवर में पहुंच चुके हैं। सीधे उन्हीं के हम पास चलते हैं। सर, किसानों के मुद्दों को लेकर आज एक बार आप तो जेवर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? कई मुद्दे हैं किसानों के। जेवर एयरपोर्ट के इशू है, पूरा नोएडा ग्रेटर नोएडा के इशू है, यहाँ के जो प्लॉट है उनका इशू है। ये सर इसके अलावा 64% की बात है, जिन किसानों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया था उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। वो सारे इशू हैं। यहाँ पर अधिकारी आएंगे तो बातचीत करेंगे, सब इशू हैं। अब पंचायत की आपने घोषणा की है, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? क्या कहेंगे प्रशासन? प्रदेश में चलेगा, कहीं बिजली का इशू होगा, कहीं भाव का रहेगा, कहीं भुगतान का रहेगा, कहीं धान के क्रय केंद्र का रहेगा। सरकार जब तक बातचीत करके समाधान नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। सर, सरकार जो है बात करने की आपने बात की, क्या लगता है कि दिल्ली में बड़ा धरना प्रदर्शन चला, उस दौरान जो है वार्ता को नहीं आई, आप दोबारा भी उस वार्ता को लागू करें। जो दिल्ली में वादा हुआ उसको पूरा करें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात की है, बड़े पैमाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। किसानों के मुकदमे के वापसी की भी बात की जाएगी और जो 64% के साथ साथ जिन लोगों भूमि दर नहीं है उनको भूमि की बिल्कुल सारी चीजें होगी। यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत होगी, इन सब इशू पर बात होगी। अच्छा, अगर किसानों की वार्ता नहीं मानी जाती है, आंदोलन किस तरीके से चलेगा? नहीं बात मानी जाएगी, क्या कोई किराए पा रहे फिर आओगे? ठीक है, तो ये तो किसान नेता राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा और दोबारा से आंदोलन को जो है बड़े पैमाने पर किया जाएगा। राकेश टिकैत दिल्ली के बाद जेवर में पहुंचे हैं, जहां पर वो है किसानों को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद किसानों के जो मांगे हैं उनको मनाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन ऋषभ के साथ ताहिर से भी FM न्यूज ग्रेटर नोएडा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।